कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। एग्री जोन फॉर एग्री कोर्स प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज अपने बात करेंगे सिंचाई के बारे में। सिंचाई क्या होती है, कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं के बारे में अपने सारा कुछ अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पौधों के लिए या प्रत्येक जीव के लिए पानी तो जरूरी होता है। पानी जल है तो जीवन है, और राजस्थान में तो इसके हमेशा कमी रहती है। तो इसके लिए बहुत सारी कहावतें हैं, वो प्रसिद्ध है। जैसे मता न परसे न भरे पेट, मगा न बरसे न भरे खेत। यानी माँ जब तक खाना नहीं परोसती है तो पेट भरा भरा नहीं लगता है, और जब तक बादल नहीं बरसते हैं तो खेत है वो हरे भरे नहीं होते हैं। तो सिंचाई जरूरी होती है पौधे के लिए। और पौधा जब पानी की कमी में मर जाता है तो इसीलिए अपने उसको सिंचित करना जरूरी होता है। ठीक है। तो देखिए, बीएससी वाले भी मेरे से जुड़े हुए हैं, एमएससी वाले भी जुड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट 12th वाले भी जुड़े हुए हैं। तो उनको थोड़ा सा लेवल से समझाना पड़ता है। ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर हैं वो बहुत ही जीरो लेवल से करवा रहे हैं। मैं जीरो लेवल से टॉप लेवल तक करवा रहा हूँ। जो जो 12th के सिलेबस में है, 11th के सिलेबस में है, वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। और 11th और 12th की बुक है वो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। उनके द्वारा आप एग्रीकल्चर को सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, और साथ में ही उस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस को भी क्लियर कर सकते हैं। यदि देखिए, एग्रीकल्चर है वो इंटरव्यू आधारित है, सारा सब में इंटरव्यू होता है। तो इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं क्लासेस को, और कम्पिटिटिव बेस के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं, थ्योरेटिकल बेस के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद में मैं वीडियो बनाता हूँ। आप मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को शेयर जरूर कर दिया करो अपने, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, घंटे का निशान भी दबा दिया करो, ताकि आपको नए नए वीडियोज है जब भी आए, जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। दूसरी बात ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। इससे मेरा हौसला है वो दोगुना होता है, और मैं आपके लिए अच्छे से काम कर पाता हूँ। आप हो तो ही मैं हूँ। इसी उद्देश्य से मैं आपकी सेवा में ये सब सर्विसेज आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंचाई क्या होती है, इरिगेशन जिसे बोलते हैं। सिंचाई, सिंचाई को क्या बोला जाता है? इरिगेशन बोला जाता है। इरिगेशन क्या होती है? देखिए, सिंचाई की अगर अपने बात करें तो सिंचाई होती है वो कृत्रिम रूप से जल देना होता है। क्या देना होता है? कृत्रिम रूप से जल पौधे को प्रदान करना होता है। कृत्रिम रूप से सिंचाई जब अपने करते हैं तो देखिए, पौधा जब भी यूज करता है जल का, हमने क्या प्रयोग किया था? जल प्रयोग किया था। तो इसका लगभग 99% जल है वो वाष्पोत्सर्जन में जाता है। किसमें चला जाता है? वाष्पोत्सर्जन के अंदर चला जाता है। और 1% है वो उसके उपापचय के अंदर काम में आता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर ओनली 1% वाटर का ही प्रयोग करता है पौधा। अब देखिए, हमें वाष्पोत्सर्जन मांग को ही पूरा करना होता है। क्यों करता है पौधा वाष्पोत्सर्जन? ताकि उसका पूर्ण रूप से प्रत्येक पौधे के भाग तक जल है वो पहुंच सके, पोषक तत्व है वो पहुंच सके। ठीक है। और साथ में उसकी स्फीति है वो बनी रहे। तो जब अपने उसकी वाष्पोत्सर्जन मांग को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से जल देते हैं तो वो ही क्या होती है? सिंचाई होती है। वो ही क्या होती है? सिंचाई होती है। सिंचाई दो तरीके में अपने कह सकते हैं। सबसे पहले तो सिंचाई के स्रोत की बात करते हैं अपन। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के जो स्रोत होते हैं वो दो होते हैं। कितने सोर्स की बात करें, जल कहाँ से लेकर आ रहे हैं उनकी बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो कौन से होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। जैसे कि नदी हो गया, तालाब हो गया। ठीक है। नदी, तालाब, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। उसके बाद में अगर कृत्रिम की बात करें अपने, तो कृत्रिम में बहुत सारे आते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कृत्रिम में नहर हो गया, बांध हो गया। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं। जिसका निर्माण हम कर रहे हैं वो कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। बांध हो गया, कुआं हो गया,
ये क्या होते हैं, कृत्रिम होते हैं। ठीक है, कुएं का निर्माण हम खुद करते हैं तो कृत्रिम प्रकार का है, उससे अपने निकालते हैं तो निकालना क्या हो गया, साधन हो गया। यानी पानी को जब हम किसी भी स्रोत से निकालते हैं तो वो किसके द्वारा निकालते हैं, साधन के द्वारा निकालते हैं। और साधन है वो सिंचाई के अंदर बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो सबसे प्राचीन साधन था वो था रहट। कौन सा था, रहट। रहट होता था, एक अपना पहिया होता था, गोल पहिया, उसके अंदर अपने बाल्टियां बांध देते थे ऐसे। ठीक है, जब ये घूमता था, पानी के संपर्क में आता था तो ये बाल्टियों में जल बहा जाता था और क्या होते थे, बाहर निकाल लेते थे अपने। बाल्टियां भर जाती थी और भरकर क्या होता था, जब ये यहाँ आता था तो बाल्टी से पानी बाहर आ जाता था। ये रहट थी। उसके बाद में अपने ढेकली भी यूज करते थे। ठीक है, अगर आपसे सिंचाई का सबसे पुराना साधन पूछे तो आपका क्या जवाब होगा, रहट होगा। ठीक है, और उसके बाद में ढेकली भी यूज करते थे। ढेकली में क्या होता था, अब रहट जो होती है उससे अपने बहुत नीचे से पानी है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार तो इससे अपने डायरेक्ट पहिए से ही क्या कर देते थे, बाल्टियां बांध देते थे। और कई बार क्या होता था, रहट को अपने इस प्रकार से बना लेते थे, ये गोल पहिया है और इस पर अपने क्या करते थे, बाल्टियां लगा देते थे और एक पट्टा बांध लेते थे, तो लगभग 10 से 12 मीटर तक अपने नीचे से पानी है वो निकाला जा सकता था। यहां से अपने बाल्टियां बांध देते थे। तो देखिए, रहट सबसे पुराना साधन है। उसके बाद में ढेकली क्या होती थी, ढेकली बहुत ही कम गहराई से पानी है वो निकालती थी। क्या होती थी ढेकली, देखिए ये जैसे ये कुआं है, इस कुएं पर ये अपना एक सीमेंट का पक्का या कच्चा किसी प्रकार का सांचा बना लेते थे और इस ढांचे पर एक अपने लकड़ी लगा देते थे, एक तरफ पत्थर बांध देते थे और एक तरफ अपने बाल्टी लगा देते थे। इस पत्थर को अपने वजन की सहायता से नीचे खींचते थे, बाल्टी ऊपर आ जाती थी, पानी निकाला जा सकता था। ये पुरानी विधियां हैं ढेकली। उसके बाद में साधन की बात करें तो एक और आता है, जैसे अपने आजकल जो चल रहा है पंप सेट। पंप सेट का प्रयोग कर सकते हैं, सोलर पंप का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 3 हॉर्स पावर तक की अपने मोटर लगाते हैं। सोलर पंप का प्रयोग भी स्रोत के साधन के रूप में किया जा सकता है। तो अपने कह सकते हैं कि जिससे भी पानी निकाल रहे हैं वो क्या होता है, साधन होता है। और इसमें रहट है वो सबसे पुराना साधन है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं सिंचाई के स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं भारत का। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई है वो कहां पर होती है, कुल सिंचाई की बात करें तो कुल सिंचाई जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा कौन से राज्य का है, यूपी का है। कुल सिंचाई सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कहां पर होती है, यूपी में। उसके बाद में राज्य के आधार पर देखें तो शुद्ध क्षेत्रफल किसी राज्य का ज्यादा है वो कहां का है बेटा, शुद्ध क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा कहां का है, पंजाब का है। यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, पंजाब है। और कुल सिंचाई क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कहां पर है, यूपी में। कैसे सर ये दोनों हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो देखिए बेटा यूपी का एरिया है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। तो अगर पूरे भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई है वो यूपी के अंदर करते हैं, परंतु शुद्ध क्षेत्रफल पर अपने पंजाब है, पंजाब में तो लगभग 85% पर सिंचाई होती है। तो शुद्ध क्षेत्रफल में किसका है, पंजाब का स्थान माना जाता है। वहीं पर अगर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिंचित क्षेत्रफल है वो कितना है, टोटल का 17% है। और भारत के कुल क्षेत्रफल पर राजस्थान कितने पर निवास करता है, 10.41% पर निवास करता है। ठीक है, इतना क्षेत्रफल इसका होता है। वहीं पर अगर अपने देखा जाए तो जो विश्व के अंदर कुल जल है, विश्व में जो कुल जल है उसका 97% भाग है वो कहां पर पाया जाता है, महासागरों के अंदर स्थित है। और लवणीय जल है जो कि अनुपयोगी होता है। क्या होता है, अनुपयोगी होता है। केवल और केवल 3% वाटर है वो ही क्या होता है, उपयोगी होता है, उपयोगी होता है। और भारत के कुल जो जल है, सतही जल की बात करें
सतह के ऊपर पाया जाने वाला जल है उसका 1% ही राजस्थान के अंदर पाया जाता है। राजस्थान में कितना परसेंटेज? 1% ही राजस्थान के अंदर अपना कुल जल का राजस्थान के अंदर पाया जाता है भारत के। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जिनको आप याद रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई सिंचित जो जिला है वो कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जिला है वो कौन सा है? सर्वाधिक सिंचित जिला श्री गंगानगर है। कौन सा है? श्री गंगानगर है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में अगर अपने सिंचाई की बात करें तो सबसे ज्यादा भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सिंचाई है वो किससे होती है? 40% नहरों के द्वारा होती है। कितनी परसेंटेज? 40%। और 54% किससे होती है? कुओं व नलकूपों के द्वारा। कुओं व नलकूपों के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोनों पूछे आपसे, कुओं व नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, यदि ऑप्शन में ये नहीं हो तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नहरों के द्वारा होती है, कमांड एरियाज के अंदर। उसके बाद में राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुओं व नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो ये इतना सारा डाटा है जो आपको याद रखना है। थोड़ी सी जानकारी है ये सिंचाई से संबंधित। सिंचाई क्या होती है, किस प्रकार से इसका स्थिति है। तो सिंचाई कृत्रिम रूप से पौधों को जल देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई के हमने स्रोत की बात की तो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। कृत्रिम जिनको अपने बनाते हैं, और प्राकृतिक अपने कौन से होते हैं? जो अपने आप बनते हैं, जैसे कि नदी हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमने स्थिति की बात की थी। स्थिति में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सिंचित जो राज्य है वो कौन सा है? यूपी है। और सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है वो किसका है? पंजाब का। तो इसके बाद में अपने बात करते हैं सिंचाई क्यों करते हैं या सिंचाई के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, तो सबसे पहले अपने बात करें वृद्धि व विकास हेतु, पौधे की वृद्धि और विकास हेतु सिंचाई अपने कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? अपने जो सतही मृदा है या सरफेस सोइल है इसको अपने क्या करते हैं? मुलायम बनाने के लिए, ताकि अपने क्या कर सके? बुआई कर सके। ठीक है, दूसरा अपने क्या कर सकते हैं? फसलों को पाले से बचाने हेतु भी सिंचाई की जाती है। फसलों को पाले से बचाने हेतु भी सिंचाई अपने कर सकते हैं। उसके बाद में फसलों के जो अपना माइक्रो क्लाइमेट होता है, क्या होता है? माइक्रो क्लाइमेट। अब ये क्या होता है? देखिए, ये कोई भी पौधा है, अब जो अपना वायुमंडल होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। यानी जो पृथ्वी का ठोस भाग है उसको छोड़कर जो रंगहीन गंधहीन गैसों से मिला हुआ भाग है उसे वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब इस एटमॉस्फेयर में दो प्रकार के क्लाइमेट्स कंडीशन पाई जाती है। एक तो माइक्रो क्लाइमेट होती है और एक मैक्रो क्लाइमेट होती है। जलवायु होता है वो किसी भी बहुत बड़े क्षेत्र का होता है, उसको अपने अनुमान लगाने के लिए मौसम का औसत निकाला जाता है, और कितने 31 वर्षों का औसत होता है, वो जलवायु कहलाता है। तो वायुमंडल में एक निश्चित जलवायु पाई जाती है किसी भी क्षेत्र की, पर्टिकुलर क्षेत्र की। अब वहां पर क्या होता है? देखिए, जो भी पौधा होता है वो अपने पास में इस क्षेत्र के अंदर एक क्लाइमेट की को विकसित करता है, तभी वो जिंदा रह पाता है। जैसे ही हमने क्लाइमेट के आधार पर पौधों को बांटा है ना, उसी प्रकार से पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? इस वायुमंडल के हिसाब से अपनी एक क्लाइमेट विकसित करते हैं, जिसे माइक्रो क्लाइमेट के नाम से जानते हैं या माइक्रो एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। पौधा इसको ठंडा बनाने हेतु भी, माइक्रो क्लाइमेट को ठंडा बनाने हेतु भी अपने क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तापमान जब बढ़ जाता है
तापमान बढ़ता है तो जल की कमी होती है, और जल की कमी होती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं तो उसकी पत्तियों का तापमान बढ़ जाता है और पत्तियां मुरझानी स्टार्ट हो जाती है, और एक दिन पौधे का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि माइक्रो क्लाइमेट को ठंडा बनाने हेतु भी पौधों के अंदर सिंचाई की जाती है। उसके बाद में अपने देखें तो सिंचाई के उद्देश्य ये होते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं तो सिंचाई कब करनी चाहिए, सिंचाई है वो कब करें। तो सिंचाई कब करें, एक तो अपने क्या कर सकते हैं, पौधों को देखकर कर सकते हैं कि पौधे हैं वो मुरझा रहे हैं या नहीं मुरझा रहे हैं, पौधों को देखकर। दूसरा, अपने पौधों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर कर सकते हैं, जो प्री डिसाइडेड रहती है। क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था क्या होती है, यह वह अवस्था होती है जिस पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। क्या करना होता है, सिंचाई करना आवश्यक होता है, या पौधे को जल की सर्वाधिक मांग रहती है उस टाइम में। जैसे अपने बात करते हैं गेहूं की, तो CRI स्टेज जो शीर्ष जड़ें विकसित होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, उस टाइम 21 दिन बाद में आता है वो बुआई के। उस टाइम पौधे को सर्वाधिक जल की जरूरत होती है, तो उस टाइम अपने को सिंचाई करनी चाहिए। दूसरा, अपने बात कर सकते हैं उसका ताप देखकर, पौधे का ताप मापकर भी अपने क्या कर सकते हैं, सिंचाई का पता लगा सकते हैं कि कब सिंचाई है वो करनी चाहिए। उसके बाद में जलवायु स्थिति के आधार पर भी अपने सिंचाई की संकल्पना है वो सिंचाई को शेड्यूलिंग कर सकते हैं जलवायु के आधार पर। यह किसने दिया था, यह एक सिद्धांत होता है, परिहार व उनके साथियों ने दिया था। परिहार और उनके साथियों ने जलवायु कंडीशन के आधार पर क्लाइमेटोलॉजिकल शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो पौधों को देखकर भी, क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर भी, उसका तापमान माप कर भी, या उसका जल विभव माप कर भी अपने सिंचाई का निर्धारण है वो कर सकते हैं। उसके बाद में अपने बात करें तो मृदा नमी को माप कर भी, मृदा नमी को माप कर भी अपने डिसाइड कर सकते हैं कि मृदा में सिंचाई है वो कितनी करनी चाहिए। उसके बाद में अपने बात कर सकते हैं कि पौधे के आधार पर, पौधे के जल मांग के आधार पर, पौधे के जल मांग के आधार पर भी सिंचाई है वो करनी चाहिए। पौधे की जल मांग होती है, अपने पढ़ेंगे क्या होती है, पौधा जितना जल उपज प्राप्त करने हेतु पौधे को जितना जल चाहिए उसे पौधे की जल मांग कहते हैं। तो पौधे को सिंचाई कब करनी चाहिए, पौधों को देखकर, क्रांतिक अवस्था को देखकर, उसका तापमान या विभव को मापकर, जलवायु परिस्थितियों के आधार पर, मृदा नमी को मापकर, और पौधे की जल मांग के आधार पर भी अपने सिंचाई का मापन है वो कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं कि कब अपने को सिंचाई है वो करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं पौधे में सिंचाई है वो कब करनी चाहिए। पौधे में सिंचाई कब करते हैं, तो सिंचाई देखिए सबसे पहले अपने पौधे को देखकर, पौधे को देखकर अपने क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। पौधे को देखकर, उसके बाद में उसकी जल मांग के आधार पर, पौधे की जल मांग, जल मांग क्या होती है, पौधे से उपज प्राप्त करने के लिए जितना जल दिया जाता है वो उसकी जल मांग होती है। जल मांग के आधार पर, उसकी क्रांतिक अवस्था के आधार पर, क्रांतिक अवस्था के आधार पर, उसके बाद में अगर अपने देखें तो पौधे की पत्तियों का जो ताप होता है उसको मापकर, पौधे में पानी की कमी होगी तो ताप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ताप को देखकर उसका विभव मानकर, मापकर, पौधे का विभव है वो मानकर माप के अपने निर्धारित कर सकते हैं कि किस प्रकार से कितनी सिंचाई चाहिए। उसके बाद में नमी के आधार पर भी अपने मृदा में जो नमी उपस्थित होती है उसके आधार पर भी निर्धारण किया जा सकता है कि सिंचाई कब करनी चाहिए। तो कब करनी चाहिए इसके लिए एक निर्धारण होता है, और इस निर्धारण को अपने क्या कहते हैं, शेड्यूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, शेड्यूलिंग कहा जाता है, यानी इरिगेशन शेड्यूलिंग इसको नाम दिया जाता है, इरिगेशन शेड्यूलिंग। अब जो इरिगेशन शेड्यूलिंग होता है इसके लिए
तीन प्रकार के कारक है वो काम कर रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। एक तो क्या होते हैं, पादप का संकेतक होते हैं। क्या होते हैं? पादप के संकेतक होते हैं। दूसरा यहां पर मृदा के संकेतक होते हैं, मृदा संकेतक, इंडिकेटर। उसके बाद में 3 नंबर शेष जल की मात्रा होती है, उसके आधार पर भी अपने क्या कर सकते हैं, सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं कि सिंचाई हमें कब करनी चाहिए। किस किस को देखकर? पादप के आधार पर, मृदा के आधार पर और शेष जल मात्रा के आधार पर। देखिए पादप के आधार पर अपने किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पादप में हमें पता होना चाहिए उसकी जल मांग का, उसकी क्रांतिक अवस्था का, किसका? उसकी क्रांतिक अवस्था का अपने को पता होना चाहिए कि उसकी क्रांतिक अवस्था है वो कब आती है। उसके बाद में उसके व्यवहार का अपने को पता होना चाहिए। व्यवहार का पता लगाकर जैसे पौधे में ताप कितना है, विभव उसका कितना है, इस प्रकार से अपने पता लगा सकते हैं। उसके बाद में पादप किस जलवायु के अंदर उगाया गया है, तो इसे कहा जाता है जलवायुवीय संकेतक। जो किसने दिया था? ये दिया था परिहार और उनके साथियों ने, परिहार व उनके साथियों ने, जिसे बोला जाता है क्लाइमेटोलॉजिकल, IW इरिगेशन वाटर CPE रेशो के द्वारा भी सिंचाई का निर्धारण है वो किया जा सकता है। तो यहां पर इरिगेशन शेड्यूलिंग की अपने बात कर रहे थे कि कब सिंचाई करनी चाहिए, तो इतनी सारी बातों को ध्यान में रखकर अपने सिंचाई है वो कर सकते हैं। उसके बाद में मृदा के संकेतक आते हैं। मृदा के संकेतक कौन कौन से होते हैं? तो मृदा नमी को मापकर अपने क्या कर सकते हैं, मृदा नमी को मापकर अपने सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। कौन कौन सी विधियों से नापी जाती है मृदा नमी, तो यहाँ पर अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने टेंशियोमीटर का यूज किया जाता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव मापी कहते हैं। टेंशियोमीटर का यूज करके अपने पानी को नाप सकते हैं, मृदा में कितना पानी है। उसके बाद में जिप्सम ब्लॉक का प्रयोग करके अपने मृदा नमी को नाप सकते हैं, जिप्सम ब्लॉक। और नेक्स्ट अपने बात कर सकते हैं जिप्सम ब्लॉक के बाद में न्यूट्रॉन नमीमीटर के द्वारा या न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड के द्वारा भी अपने नमी को माप सकते हैं। और अपने प्रेशर मेम्ब्रेन प्लेट अपार्टस के द्वारा भी मृदा नमी को मापा जा सकता है। ठीक है, जो टेंशियोमीटर होता है वो बलुई मृदा है तो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जिप्सम ब्लॉक होता है वो विद्युत प्रतिरोध पर कार्य करता है और लवणीय भूमियों के लिए अनुपयुक्त होता है। ठीक है, और उसके बाद में न्यूट्रॉन मेथड होता है, यह सबसे आसान है और क्विक मेथड है, जल्दी पता लगा देता है, खेत के लिए सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, प्रेशर मेम्ब्रेन प्लेट अपार्टस होता है वो अपनी प्रयोगशाला में मृदा नमी नापने के काम में आता है। तो यहाँ पर हमने बात की सिंचाई के शेड्यूलिंग की, शॉर्ट के अंदर मैंने आपको बताया है शेड्यूलिंग किस प्रकार से करते हैं सिंचाई का। तो अपने इन विधियों को काम में लिया जा सकता है। आगे अपने बात करते हैं फसलों को कितनी मात्रा में सिंचाई है वो देनी है। जिस प्रकार से समय जितना महत्व रखता है उतना ही अपने को जल की मात्रा का पता होना उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी फसल को कम पानी की आवश्यकता है और अपने ज्यादा दे रहे हैं तो अपने नुकसान हो जाता है। इसीलिए जल के समय, सिंचाई के समय के साथ साथ अपने सिंचाई की मात्रा का भी पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा में देना है। तो यह बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि बुआई का समय पर निर्भर करता है और मृदा की किस्म पर भी निर्भर करता है और जलवायु पर भी ये निर्भर करता है कि किस प्रकार की जलवायु में पौधा है वो लगाया गया है। दूसरा जल मांग पर भी निर्भर करता है, जल मांग के ऊपर भी निर्भर करता है। अब ये जल मांग क्या होती है? वाटर रिक्वायरमेंट किसी भी पौधे की वह अवस्था है जो पौधे को उत्पादन देने के लिए या पौधे से उपज लेने के लिए अपने को पानी जितना चाहिए वो क्या होती है, उसकी जल मांग होती है। तो जल मांग की अपने बात करें तो जल मांग देखिए कोई भी फसल होती है उनकी अलग अलग होती है। तो सर्वाधिक किसकी होती है? अगर अपने सर्वाधिक फसल की अवधि के आधार पर देखें, टाइम के आधार पर देखें तो गन्ना की होती है।
किसकी होती है? गन्ना की। क्योंकि गन्ना होता है वो एक साली भी होता है, यानी 12 महीने तक भी लगा रहता है, और अर्धसाली होता है जो 18 महीने तक भी लगा रहता है। तो सर्वाधिक अवधि के आधार पर गन्ना की होती है। वहीं पर अगर अपने देखें सर्वाधिक दूसरी, जो कि उपज के आधार पर प्रति किलो उपज, प्रति केजी उपज, या अपने प्रतिदिन के आधार पर देखें तो किसकी होती है? सर्वाधिक धान की होती है। सर्वाधिक किसकी होती है? धान की होती है। अब देख लीजिए, अपने कुछ एक फसलों की बात कर लेते हैं। जैसे कि अपने सबसे पहले धान की बात करते हैं, तो धान की कितनी होती है? लगभग 900 से 2500 तक होती है। ये हमेशा ही एमएम में मापी जाती है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर एमएम में मापते हैं। उसके बाद में धान के बाद में अगर अपने देखें, धान की प्रतिदिन के हिसाब से या प्रति किलो उपज के हिसाब से बहुत ही कम होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्यों? क्योंकि ये 500 लीटर तक 1 किलो धान उपज प्राप्त करने के लिए 500 लीटर पानी को नष्ट कर देता है, ठीक है। 1 किलो शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए 500 लीटर पानी खा जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा मात्रा में पानी की इसको जरूरत होती है। धान के बाद में अपन गन्ना की बात करते हैं, तो गन्ना को 1500 से 2500 mm तक अपने को जरूरी होती है, 1500 से 2500 mm। उसके बाद में आता है कपास। कपास को कितना चाहिए? लगभग 700 से 1300 mm तक इसको पानी की जरूरत होती है। 700 से 1300 mm तक पानी की जरूरत होती है। उसके बाद में मक्का आता है, तो जो मक्का होता है उसको 500 से 800 mm तक पानी की जरूरत होती है, 500 से 800 mm। उसके बाद में गेहूं और ज्वार आता है, गेहूं व ज्वार, तो इनको कितनी की जरूरत होती है भी? सोरगम को और व्हीट को 450 से 650 mm तक जरूरत होती है। उसके बाद में देखा जाए तो आगे आता है सोयाबीन। सोयाबीन को कितना चाहिए? 450 से 700 mm तक चाहिए, 450 से। उसके बाद में आता है आलू और मूंगफली। आलू और मूंगफली, तो इनको लगभग 400 से 700 mm तक पानी है वो प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। धान, गन्ना, कपास, मक्का, गेहूं, ज्वार और सोयाबीन, आलू, मूंगफली, इतने का तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। ज्यादा याद नहीं रखना है आपको, लगभग इतने में से ही क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव दृष्टि से देखें तो इतना ही मात्रा में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कितनी करनी चाहिए सिंचाई, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं एक बेस पीरियड की। बेस पीरियड क्या होता है? देखिए, बेस पीरियड या जिसे कहते हैं आधार अवधि। आधार अवधि, कोई भी फसल जब अपने उसकी रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद में जो प्रथम सिंचाई करते हैं, प्रथम सिंचाई, और उसके बाद में जो अंतिम सिंचाई करते हैं, वही क्या कहलाती है? बेस पीरियड कहलाता है। यानी अपने कह सकते हैं कि किसी भी फसल से उपज प्राप्त करने हेतु उसको जितना मात्रा में सिंचाई दी जाती है, जितने समय उसको सिंचाई दी जाती है, वो उसका बेस पीरियड या आधार अवधि कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी फसल को प्रथम सिंचाई से अंतिम सिंचाई के बीच का समय ही क्या कहलाता है? आधार अवधि कहलाता है। उसके बाद में आता है ड्यूटी। ड्यूटी क्या होता है? एक क्षेत्रफल होता है, निश्चित क्षेत्रफल, जिसको अपने या तो क्यूसेक के अंदर या क्यूमेक के अंदर अपने जल प्रदान करने पर कितना वो सिंचित हो सकता है, वही क्षेत्रफल क्या कहलाता है? जल की ड्यूटी कहलाता है, ठीक है। यानी अपने कह सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्रफल जो क्यूमेक या क्यूसेक में जल देने पर सिंचित हो सकता है, वही क्या कहलाता है? ड्यूटी कहलाता है। उसके बाद में आता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? सिंचाई में प्रयोग किए गए जल की गहराई होती है, वो क्या होती है? डेल्टा होती है, गहराई।
और इसे किससे इंगित करते हैं, डेल्टा से इंगित इसको किया जाता है। तो याद रखिएगा ड्यूटी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है। ड्यूटी तो क्षेत्रफल होती है, जो भी पानी अपने क्यूसेक और क्यूमेक में उसको दिया गया है और कितना वो क्षेत्रफल सिंचित कर रहा है, वो जल की ड्यूटी होती है। डेल्टा होता है वो क्या होता है, जल की जो अपनी सिंचाई में प्रयोग करते हैं उसकी गहराई कितनी है, वो डेल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 टर्म का अध्ययन किया, बेस पीरियड क्या होता है, ड्यूटी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है। ये एक सा था, इससे रिलेटिव था तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में अपने बात करते हैं सिंचाई की विधियों के बारे में। सिंचाई की विधियां क्या होती है। देखिए, सिंचाई की विधियां होती है, उनको 3 तरीके से अपने बांट सकते हैं। एक तो कौन सी, एक तो होती है सतही सिंचाई विधि, और दूसरी होती है अधोसतही। कौन सी, अधोसतही प्रकार की विधियां होती है। और तीसरी जो विधि होती है वो होती है दबाव युक्त। कौन सी, दबाव युक्त, या अपने कह सकते हैं माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई अपने कह सकते हैं इसको, दबाव युक्त प्रेशराइज्ड मेथड। तो सतही सिंचाई होती है उसको क्या बोला जाता है, सरफेस मेथड के नाम से जानते हैं, सरफेस मेथड। अब जो सरफेस मेथड होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। सतही सिंचाई कैसे होती है, सतही सिंचाई में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल है वो फैल जाता है, उसे ही सतही सिंचाई कहते हैं। सतही सिंचाई के अंतर्गत पानी होता है वो डायरेक्ट मृदा के संपर्क में आता है, और इसकी जो सिंचाई क्षमता होती है, सतही सिंचाई की सिंचाई क्षमता की बात करें, यानी अपने जो जल देते हैं वो पौधे के कितना काम में आ पाता है, 50 से 60% ही पौधे के काम में आ पाता है। सिंचाई क्षमता इसकी 50 से 60% होती है। प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार आता है कौन सा, जिसे बोला जाता है फ्लूडिंग मेथड। कौन सा, फ्लूडिंग मेथड, या जो आता है इसे बोलते हैं अपने जल प्लावन विधि, या अपने कह सकते हैं इसे बाढ़ विधि। इसके अंतर्गत अपने क्या करते हैं, इसके अंतर्गत एक पूरा खेत होता है, इस खेत को अपने सिंचाई साधन के द्वारा जो जल होता है उसको खेत के अंदर संपूर्ण खेत को एक बार में ही भर दिया जाता है। जैसे कि अपने कह सकते हैं धान वाले खेतों के अंदर ये उपयुक्त विधि है, जहां पर जल की मात्रा ज्यादा हो वहां पर यह विधि उपयुक्त होती है। संपूर्ण खेत को एक साथ ही जल के द्वारा अपने क्या कर देते हैं, भर देते हैं, बाढ़ ला देते हैं। ठीक है, पानी से तरबतर कर देते हैं खेत को। वो कौन सी विधि होती है, फ्लूडिंग मेथड होता है। इस मेथड के अंतर्गत यह जो जल की एक सिंचाई की बात करें तो त्रुटिपूर्ण विधि है। कैसी विधि है, त्रुटिपूर्ण विधि है सिंचाई की, और इसमें लगभग 70 से 75% जल है वो अपना व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, 70 से 75% तक जल है वो नष्ट हो जाता है, अपने कोई काम में नहीं आता है, ना ही पौधे के काम में आ पाता है। ठीक है, 2 नंबर की बात करें तो दूसरा आता है चेक बेसिन मेथड। कौन सा, चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन जो मेथड होता है इसे क्यारी विधि के नाम से भी जानते हैं। किस विधि के नाम से, क्यारी विधि के नाम से भी जानते हैं। और जो क्यारी विधि या चेक बेसिन होता है इसमें अपने खेत के अंदर, ये अपना खेत था, इस खेत को अपने मिट्टी की किस्म के आधार पर अलग अलग तरीके से इस क्यारियों की अपने लंबाई रखते हैं। इस खेत में अपन ने क्या किया, इसके बीच में एक नाली बना ली और इस खेत को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। ठीक है, तो ये क्यारी विधि के नाम से जाना जाता है। और सतही सिंचाइयों में सर्वाधिक प्रचलित विधि है, या कह सकते हैं भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि है, वो कौन सी है, सतही विधि है। सतही विधि की चेक बेसिन या क्यारी विधि सर्वाधिक प्रचलित विधि होती है। परंतु इसकी एक हानि होती है। हानि क्या होती है, हानि ये होती है कि इसमें लगभग अपना 30% क्षेत्रफल है वो क्यारियों के अंदर मेड़ बनाने में चला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर श्रम भी ज्यादा लगती है।
इससे लाभ क्या क्या होता है। लाभ की बात करें तो इससे पानी है वो जो फ्लूडिंग मेथड था इसमें व्यर्थ जा रहा था, नीचे रिसाव ज्यादा हो रहा था, आसपास के खेत में ज्यादा जा रहा था पानी। इसमें क्या होता है, जो क्यारी विधि होती है उसमें पानी रुक रुक के चलता है और इसका परकोलेशन कम होता है, इनफिल्ट्रेशन अच्छा होता है और साथ में जल का नुकसान है वो कम होता है। परंतु इससे नुकसान एक होता है कि इसमें जो अपना क्षेत्रफल है, शुद्ध क्षेत्रफल में से 30% अपने को हानि हो जाती है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, 3 नंबर मेथड की बात करें तो तीसरा जो मेथड आता है वो आता है बॉर्डर स्ट्रिप या जिसे बोलते हैं पट्टीदार विधि। कौन सी? पट्टीदार विधि, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बॉर्डर स्ट्रिप, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप जो मेथड होता है इसके अंतर्गत अपने क्या करते हैं, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के अंदर अपनी एक जो क्यारी होती है, सॉरी एक जो खेत होता है उसको जैसा कि नाम से स्पष्ट है पट्टियों में बांट लेते हैं। अपने किस में बांट लेते हैं? पट्टियों में बांट लेते हैं। ये सिंचाई नाली बना ली और अपने क्या कर दिया, खेत को पट्टियों में बांट दिया। तो इससे क्या होता है, इससे यह विधि भी कहां पर अपनाई जाती है, जहां पर जल की मात्रा ज्यादा हो वहां पर अपनाते हैं और बलुई मिट्टी के लिए ये उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि सूखो अड़ंगो है, पानी छोड़ा वो हटता ही आस इतने रिस जैसी, यहां तक आएगा इतने में वो रिस जाएगा, उसके बाद में आगे जाएगा इतने में वो रिस जाएगा, तो पूरी क्यारी भीगेगी नहीं, परकोलेशन ज्यादा हो जाएगा, पानी का नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए बॉर्डर स्ट्रिप मेथड बलुई भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, और इसमें मेड़ का एरिया है वो कम आता है, कम इससे मेड़ वाला एरिया घेरता है। 4 नंबर की बात करें तो एक आता है रिंग बेसिन। रिंग बेसिन, बेसिन का यहां पर मतलब है क्यारी और रिंग का मतलब है यहां पर छल्ला बना लिया अपन। यह जो विधि है वो फलदार वृक्षों के अंदर काम में लेते हैं और फलदार वृक्षों के अंदर ये जो पेड़ होता है इस पेड़ में अपने क्या करते हैं, एक रिंग नुमा संरचना बना लेते हैं, गोल घेरा बना लेते हैं और तने के ऊपर मिट्टी है वो चढ़ा देते हैं। तने के आसपास सतह पर अपने क्या करते हैं, ऐसी मिट्टी है वो चढ़ा देते हैं ताकि तने के डायरेक्ट संपर्क में जल है वो न आए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोग है वो न फैले। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो रिंग बेसिन फलदार के अंदर अपनाई जाती है। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर आती है जिसे बोलते हैं कुंड विधि। कुंड विधि या नाली विधि या कौन सी, नाली विधि इसको बोला जाता है। इसे फूरो मेथड या ट्रेंच मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी अपना जड़ वाली जो भी फसलें होती है उनको इरिगेटेड करने के लिए कुंड विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गन्ना हो गया, आलू हो गया, ये मेड़ों पर लगाए जाते हैं और अपने क्या करते हैं, इनके बीच बीच में इधर से जल छोड़ दिया, इधर से जल छोड़ दिया, ये क्या होती है, कुंड विधि होती है। और कुंड विधि का ही रूपांतरित जो रूप होता है वह 6 नंबर की बात करें तो सर्ज विधि के नाम से जाना जाता है। सर्ज जो विधि होती है इसके अंतर्गत ऐसे ही खेत में कुंड बना लिए जाते हैं। ये मान लीजिए खेत था, इसमें ये डोलियां बना लेते हैं, जैसे गन्ना रोप दिया, इसके अंदर आलू लगा दिया। अब अपने क्या करते हैं, जो सिंचाई का स्रोत होता है उससे अपने साधन के द्वारा जल यहाँ पर लेके आते हैं, परंतु यहाँ पर ये ऑन ऑफ मोड पर आधारित होती है। किस मोड पर? ऑन ऑफ मोड पर आधारित होती है, यानी अपने जब चाहे इसको रोक सकते हैं, जब चाहे इसको ऑन कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जल होता है वो कुंड में, जैसे मान लीजिए पहले कुंड में यहां तक जल आ गया, ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इसको रोक देते हैं। मर्दा यहां तक आने पर या इतने वाली मर्दा है यहां तक की मर्दा संतृप्त हो जाती है। अब क्या होता है, अपने इस कुंड में ये भिगा हुआ स्थान था, अभी क्या करते हैं, अपने इसको यहां तक भिगो देते हैं, तो परकोलेशन है वो अच्छा हो जाता है, जल का रिसाव है वो अच्छा हो जाता है, नीचे निक्षालन है वो ज्यादा नहीं होता है, जल का नुकसान कम होता है अपने को। इसीलिए सर्ज विधि होती है वो ऑन ऑफ मोड पर आधारित रखी जाती है।
उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट अधोसतही सिंचाई। अधोसतही सिंचाई के अंतर्गत 2 नंबर जो विधि थी वो कौन सी थी? अधोसतही सिंचाई विधि थी। अधोसतही यानी सब सरफेस एरिया के अंदर, यानी अपने क्या करते हैं, अपने कोई भी भूमि है उसके लगभग 30 सेंटीमीटर नीचे अपने क्या दबा देते हैं, पाइपें दबा देते हैं, और पाइप दबाकर अपने उसको सिंचित कर सकते हैं। ठीक है, यानी भूमि के अंदर ही सिंचाई अपने को करनी है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो अधोसतही के अंदर अपने एक घड़ा विधि होती है जो ज्यादातर फलदार वृक्षों के अंदर यूज की जाती है। केरला साइड के अंदर घड़े को अपने मिट्टी में दबा देते हैं और उसमें छेद कर देते हैं ताकि पानी है वो रिसता रहे, और पानी रिस कर क्या करे, भूमि को सिंचित करता रहे, धीरे धीरे पानी है वो जाता रहता है। तो ये अधोसतही यानी मृदा के अंदर नीचे सतह को सिंचित करना। उसके बाद में आती है दबाव युक्त माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन में कौन कौन सी विधियां आती है? सबसे पहली विधि की बात करें तो पहली विधि आती है स्प्रिंकलर, या जिसे फुहारा विधि बोलते हैं, स्प्रिंकलर मेथड। उसके बाद में इसी का एक अपना रूपांतरित रूप होता है जिसे रेनगन बोलते हैं, रेनगन। अब रेनगन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक गन होती है जो कि वर्षा करती है। ठीक है, स्प्रिंकलर थोड़ी दूर तक पानी है वो फुहारे से पहुंचाता है, परंतु रेनगन क्या होती है, दूर तक पहुंचा देती है। ठीक है, यह याद रखिएगा, स्प्रिंकलर का ही एक रूप है। उसके बाद में आता है टाइफून सिस्टम, जो कि अधोसतह प्रकार में भी होता है और सतह प्रकार में भी अपनाते हैं। उसके बाद में आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जो होता है बूंद बूंद विधि। पहला हमने पढ़ा फुहारा विधि, उसके बाद में रेनगन, उसके बाद में टाइफून, और उसके बाद में ड्रिप सिस्टम। बूंद बूंद विधि का ही रूपांतरित रूप है टाइफून, जो कि गन्ने के अंदर यूज किया जाता है। इसमें मिट्टी के अंदर अपने क्या करते हैं, ड्रिप सिस्टम को लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम माइक्रो इरिगेशन में स्प्रिंकलर की बात करें, सर्वाधिक भारत में स्प्रिंकलर से राजस्थान के अंदर सिंचाई होती है। वहीं पर अपने ड्रिप की बात करें तो ड्रिप का सर्वाधिक एरिया है वो कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, वर्तमान के अंदर। तो ये सब विधियां हैं। अभी अपने बात करते हैं दबाव युक्त विधियों में सबसे पहली विधि फुहारा विधि के बारे में। सबसे पहले अपने बात करते हैं फव्वारा विधि की। फव्वारा विधि या जो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है इसके अंदर क्या होता है, देखिए फुहारा विधि सबसे ज्यादा भारत में कहां पर अपनाई जाती है, तो यह राजस्थान में अपनाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। फुहारा विधि में प्रमुख भाग कौन सा होता है, प्रमुख भाग होता है नोजल। प्रमुख भाग कौन सा होता है, नोजल होता है। यह किन भूमियों के लिए उपयुक्त है, तो उपयुक्त की बात करें तो यह सभी फसलों यानी अपने कह सकते हैं धान व जूट को छोड़कर सभी फसलों के लिए उपयुक्त है, और लवणीय मृदा को छोड़कर सभी के लिए उपयुक्त है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करें तो धान व जूट को छोड़ना है और लवणीय भूमियों को छोड़ना है, बाकी सभी के लिए ये उपयुक्त है। अधिक पीएच पर ये अच्छी नहीं रहती है। अधिक पीएच वाली भूमियों पर कौन सी भूमियों के लिए उपयुक्त होती है, तो उपयुक्त की बात करें तो यह उबड़ खाबड़ भूमियों के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी के लिए, उबड़ खाबड़ भूमियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अधिक हवा के अंदर यह क्या हो जाती है, अनुपयुक्त हो जाती है। अधिक हवा में इसका सिस्टम है वो खराब हो जाता है, जल का संतुलित रूप से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। उसके बाद में अपने बात करें बूंद बूंद विधि की, तो जो बूंद बूंद विधि होती है वह कहां से लेकर आई गई थी, इजराइल से लेकर आई गई है। और इसका आविष्कारक कौन था, सिमका ब्लांस था। कौन सा आविष्कारक था, सिमका ब्लांस था। उसके बाद में बूंद बूंद विधि सर्वाधिक कहां पर अपनाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर अपनाते हैं। सर्वाधिक कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। बूंद बूंद विधि फलदार पौधों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। फलदार पौधों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है।
ठीक है। और इसके अंदर जो प्रमुख भाग होता है वो कौन सा होता है? प्रमुख भाग इमीटर्स होते हैं, या जिसे ट्रिकल के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसे ट्रिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अपने देखें तो यह लवणीय भूमियों के लिए भी उपयुक्त होती है। लवणीय भूमियों में भी इससे सिंचाई है वो अच्छे से की जा सकती है। उसके बाद में अपने इससे फर्टिगेशन दे सकते हैं, केमिगेशन इससे कर सकते हैं। फर्टिगेशन का मतलब फर्टिलाइजर देना सिंचाई के साथ, केमिगेशन का मतलब केमिकल्स देना सिंचाई के साथ। उसके बाद में अपने बात करें तो बूंद बूंद विधि होती है, वह इसकी जो सिंचाई क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। सिंचाई क्षमता इसकी क्या होती है? सर्वाधिक सिंचाई क्षमता इससे अपने को मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इनकी दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इनका दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कौन सा क्या क्या अपने को प्रदान करता है। एक तो होती है फव्वारा विधि, दूसरी होती है बूंद बूंद विधि। कौन सी? बूंद बूंद विधि। अब दोनों में अपने इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले फव्वारा विधि में दबाव कितना होता है, दबाव की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखो हमने दो भागों में इसको बांट दिया है। सबसे पहले अपने किसका अध्ययन करेंगे? दबाव का। दबाव कितना रखा जाता है? तो दबाव फव्वारा विधि के अंदर कितना रखते हैं अपने? 2.5 से 4.5 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर रखा जाता है। और बूंद बूंद विधि जो होती है इसके अंदर लगभग 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर दबाव है वो रखा जाता है। उसके बाद में अपने प्रस्राव की बात करते हैं, कितनी मात्रा में पानी निकाला जाता है? तो लगभग फव्वारा विधि से 1000 लीटर पानी है वो निकाल सकते हैं। वहीं पर बूंद बूंद विधि के द्वारा देखा जाए तो 1 से 8 लीटर पानी है वो एक इमीटर्स निकाल देता है। नेक्स्ट अपने प्रस्राव के बाद में बात करते हैं सिंचाई क्षमता की। सिंचाई क्षमता यानी जितना हम जल देते हैं उसका कितना यूज है वो होता है मिट्टी के द्वारा या पौधे के द्वारा। तो देखिए सिंचाई क्षमता जो फव्वारा विधि होती है उसकी 80 से 85% तक होती है, और बूंद बूंद विधि होती है उसकी 90 से 95% तक सिंचाई क्षमता होती है। याद रखिएगा सर्वाधिक सिंचाई क्षमता बूंद बूंद विधि की होती है। उसके बाद में अपने बात करें तो जल की बचत आती है। जल की बचत कितनी करते हैं? यह सरफेस मेथड के तुलना में जल की बचत कितनी कर देते हैं? तो अपने यहां पर बात करें तो फव्वारा विधि जो होती है वो 25 से 50% तक जल की बचत कर देता है। बूंद बूंद विधि है वो 50 से 70% तक जल की बचत है वो कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है श्रम बचत, यानी अपने को लेबर की कितनी बचत होती है? तो फव्वारा विधि है वो 40 से 60% तक जल श्रम की बचत कर देता है, और बूंद बूंद विधि है वो 60 से 80% तक अपने को श्रम की बचत है वो कर देती है। उसके बाद में अपने बात करें तो आगे आता है भूमि की बचत। भूमि बचत, भूमि जो बचत कैसे होती है, यानी अपने जब भी इनसे सिंचाई करते हैं तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, या अपने कहें कि अपने को मेड़ नहीं बनानी पड़ती है, अपने को सिंचाई नाली की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से भूमि बचत करते हैं। तो कितनी करते हैं अभी? जो फव्वारा विधि होती है वो 10% तक भूमि बचत कर देती है, और बूंद बूंद विधि 20 से 30% तक बचत कर देती है, ठीक है। उसके बाद में उपज में वृद्धि की बात करते हैं अपने, उपज वृद्धि की। तो जो उपज वृद्धि है वो कितनी मात्रा में करते हैं? फव्वारा विधि होती है वो 20 से 55% तक उपज में वृद्धि कर देती है, और बूंद बूंद विधि होती है वो 20 से 60% तक उपज में वृद्धि कर देती है। उसके बाद में अपने उर्वरक बचत की बात करें,
फर्टिलाइजर की बचत की बात करें तो जो बूंद बूंद विधि होती है वो फर्टिलाइजर के रूप में लगभग 30 से 40% तक उर्वरक की बचत है वो कर देता है। तो ये आपकी सिंचाई की विधियां थी। हमने 3 प्रकार की सिंचाई विधियां पढ़ी। पहली हमने स्थायी जल विधि पढ़ी, उसके बाद में हमने बात किया अधोस्थायी, और उसके बाद में हमने दबाव युक्त सिंचाई विधियों के बारे में बात की। तो हमने पढ़ा स्थायी जल से किस प्रकार से सिंचित कर सकते हैं, अधोस्थायी से किस प्रकार से कर सकते हैं, और प्रेशराइज से किस प्रकार से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।